मुंबई इंडिया, सुबह का वक्त। मिरांश इस वक्त मेलोडी रिकॉर्ड्स में था। वो अपने केबिन में बैठा हुआ था। उसके सामने एक नोटपैड खुला हुआ था और उसके हाथ में पेन था। इस वक्त वो अपने आगे आने वाले गाने के लिए लिरिक्स लिख रहा था। उसका सारा ध्यान अपने नोटपैड पर था कि तभी अचानक से बाहर से एक आवाज आई। मिरांश धीरे से बोला, अब कौन आया यहाँ पर? बोलकर उसने अपना नोटपैड बंद किया और सीधे केबिन से बाहर निकला। बाहर पहुंचते ही मिरांश की नजरें सीधे सामने कनिका पर गई और उसे देखते ही उसके एक्सप्रेशन बदल गए। कनिका मिरांश को देखकर बोली, फाइनली तुमसे मिल रही हूं मैं। 6 महीने बाद देख रही हूं मैं तुम्हें। कैन यू इमेजिन कि मैं तुम्हारे बिना कैसे रह रही थी? बोलते हुए वो मिरांश की तरफ बढ़ रही थी। उसकी बात का मिरांश ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपनी नज़र चारों तरफ घुमाई, तभी उसकी नज़र गौतम पर गई, जो कि लाचारी से उसे देख रहा था। मिरांश कनिका को देखकर बोला, अंदर आओ। बोलकर वहां से चला गया। उसके जाते ही कनिका मुस्कुरा दी। एक नज़र गौतम को देखकर कनिका तुरंत मिरांश के केबिन में चली गई। अंदर आते ही कनिका मिरांश के पास जाकर बोली, तुम्हें मेरी याद नहीं आई? मिरांश उसे देखकर बोला, तुम हो कौन जिसे मुझे तुम्हारी याद आएगी? ये सुनते ही कनिका के होठों की मुस्कुराहट एकदम से गायब हो गई और वो धीरे से बोली, सीरियसली? मैं कौन हूँ? लिसन, डोंट बिहेव लाइक दिस, ओके? मुझे ना तुम्हारा ये बिहेवियर पसंद नहीं आता। मिरांश अपने दोनों हाथ पॉकेट में डालकर बोला, हेलो मिस कनिका बिरला। जहाँ तक मुझे याद है कि मैं तुम्हें इतने अच्छे से नहीं जानता। तुम मेरी पार्टनर रह चुकी हो काम में, ओके? एक मैगजीन के फोटो शूट से लेकर के एक म्यूजिक वीडियो में। इससे ज्यादा आई डोंट नो यू। कनिका धीरे से बोली, मिरांश स्टॉप बिहेविंग लाइक दिस। यू नो ना, आई लव यू। बोलते हुए वो जैसे ही मिरांश को छूने को हुई कि तभी मिरांश 2 कदम पीछे हटकर बोला, डोंट यू डेयर टच मी। बोलते हुए उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। कनिका का एक हाथ हवा में ही था और वो हैरानी से मिरांश को देख रही थी। वो कुछ कह पाती उससे पहले ही मिरांश तेज आवाज में बोला, अपनी नजरें दूसरी तरफ करो और अपना हाथ नीचे करो और खबरदार अगर अगली बार मुझे छूने के लिए तुम्हारे हाथ खड़े होना तो आई स्वेयर हड्डी भी टूटेगी और तुम्हारी चीख भी निकलेगी। ये सुनते ही कनिका ने एकदम से अपना हाथ नीचे किया और वो 2 कदम पीछे हट गई। कनिका गहरी सांस लेकर बोली, यू कैन डू दिस। तुम 6 महीने में इतना नहीं बदल सकते। मिरांश तेज आवाज में बोला, और 6 महीने पहले कैसा था मैं? कैन यू प्लीज एक्सप्लेन? कनिका फ्रस्ट्रेशन भरी आवाज में बोली, मिरांश आई थॉट यू लाइक मी। मैं यहाँ पर हमारे बारे में कितनी सारी चीजें सोच रही थी। मन में 6 महीने में दूर थी तुमसे। इसका मतलब ये तो नहीं है कि तुम शादी कर लोगे और शादी करने के बाद तुम जो भी लड़की है वो उसे पब्लिक के लिए अपनी वाइफ अनाउंस करूंगी। व्हाट अबाउट अस? मिरांश कनिका की तरफ बढ़ते हुए बोला, पागल हो क्या बिरला? तुम मेरे दोस्त भी नहीं हो। प्यार क्या दिमाग खराब है? यू नो व्हाट, आई थिंक तुम्हारे मैनेजर से बात करनी पड़ेगी कि तुम्हें मेंटल ट्रीटमेंट की जरूरत है। यू नीड इट वेरी बैडली। उसकी बात सुनकर कनिका ने कसकर अपने हाथों की मुट्ठी बना ली थी। वो कुछ कह पाती कि तभी गौतम अंदर आकर बोला, मीर भाई अगर इनका ड्रामा खत्म हो चुका हो तो हम काम की बात करें। मिरांश उसे देखकर बोला, ये ड्रामा मुझे पसंद नहीं है। बाहर भेजो इसे, दिमाग खराब करने के लिए आ जाती है। पता नहीं कहाँ कहाँ से आते हैं लोग। बोलकर वो सीधे जाकर अपनी चेयर पर बैठ गया और आंखें बंद करके कुछ सोचने लगा। कनिका चुपचाप मिरांश को देख रही थी। उसकी नज़र मिरांश के चेहरे से हट नहीं रही थी। तभी गौतम तेज आवाज में बोला, आप यहाँ से जाने का क्या लेंगी? कनिका उसे देखकर बोली, जिसे तुम भाई बोलते हो मुझे वही चाहिए। गौतम जबरदस्ती मुस्कुरा कर बोला, पर उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप प्लीज यहाँ से निकल लिया। कनिका एक नज़र मिरांश को देखकर बोली, मिस्टर रघुवंशी, याद रखना कि मैं कनिका बिरला हूँ। इफ आई वॉन्ट समथिंग आई विल गेट इट। बोलकर वो तुरंत वहां से निकल गई। उसके जाते ही गौतम ने गेट बंद किया और मिरांश के सामने बैठकर बोला, भाभी को क्या जवाब दोगे आप? मिरांश अपनी आंखें खोलकर बोला, कुछ ऐसा हुआ कि मुझे जवाब देने की जरूरत है। गौतम कुछ पल रुककर बोला, नहीं मीर भाई, आई डोंट मीन इट। मतलब ऐसा भी कुछ नहीं हुआ, पर ये लड़की पागल है। ये पहले भी आपको परेशान करती थी, फिर से आपको परेशान करने चली आई। मिरांश बिना किसी भाव के बोला, परेशान करने वही लिए परेशान कर रही थी। आई डोंट केयर अबाउट हर, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है और एक बात याद रहे,
अगली बार कहीं से भी कनिका के साथ मेरी कोई मीटिंग ना हो। आज ही यहाँ पर आई थी क्योंकि अपॉइंटमेंट है, राइट? गौतम गहरी सांस लेकर बोला, यस। मैंने रिसेप्शन पर बोल दिया कि अगली बार कनिका बिरला के साथ कोई अपॉइंटमेंट बुक ना हो। मिरांश जैसे ही कुछ कहने को हुआ तभी उसका फोन बजा। उसके कॉल पिक करते ही दूसरी तरफ से आवाज आई, मिस्टर रघुवंशी, मैं क्लासिक रिकॉर्ड से बोल रही हूँ। मिस्टर सुरेश भाटिया आपसे बात करना चाहते हैं। आर यू अवेलेबल? मिरांश कुछ पल रुककर बोला, यस आई एम। उसके इतना कहते ही दूसरे तरफ से सुरेश की आवाज आई, कुछ बात करनी है मुझे तुमसे। एक बार मिलोगे प्लीज? सुरेश के मुंह से प्लीज सुनते ही मिरांश के होठों पर एक एविल स्माइल आ गई थी। मिरांश वैसे ही मुस्कुराते हुए बोला, मिस्टर सुरेश भाटिया, आपको सच में लगता है कि मैं इतना फ्री हूं जो आपसे मिलने के लिए आ जाऊंगा? आई मीन, कितना तो काम है मेरे पास। लिरिक्स लिखने होते हैं, रिकॉर्डिंग भी करनी होती है और कॉन्ट्रैक्ट्स भी देखने होते। अपना खुद का लेबल चल रहा हूं मैं, और वो लेबल जब तक कर देने वाला हो तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, राइट? सुरेश गहरी सांस लेकर बोला, मिरांश प्लीज प्लीज बोल रहा हूं मैं, अब तो मान जाओ। मिरांश कुछ पल रुककर बोला, नहीं, मुझे नहीं मानना। सुरेश भाटिया, थोड़ा और परेशान हो जाओ। मैं नहीं मानता, बाय। बोलकर उसने कॉल कट कर दिया। उसकी स्माइल अभी भी नहीं गई थी, वो बस मुस्कुराते हुए अपने फोन की तरफ देख रहा था। तभी गौतम उससे बोला, आपने ऐसा क्या किया कि सुरेश भाटिया आपसे प्लीज कर रहा है? इससे बड़ा घमंडी इंसान तो मैं आज तक वैसे कभी नहीं देखा था। मिरांश विल स्माइल करते हुए बोला, गौतम, चिराग आहूजा फंस चुका है। सुरेश भाटिया ने चिराग आहूजा को बहुत सोच समझ कर लॉन्च किया था, प्रॉफिट सोचकर, लेकिन बेचारा फंस गया। चिराग आहूजा की इज्जत का तमाशा बन रहा है, तो फिर फ्रेश भाटिया के ऊपर भी बात आ रही है। डायरेक्ट लॉस, कहीं ना कहीं तो भीख मांगनी पड़ेगी ना उसे। गौतम एक्साइटमेंट से बोला, और भीख मांगने के लिए? मिरांश गहरी सांस लेकर बोला, एग्जैक्टली। कंपटीशन अगर मुझसे करेगा तो फंसेगा। आई ऑलवेज से, मिरांश रघुवंशी इज अनप्रेडिक्टेबल। लोग मेरे अगले कदम के बारे में सोचते हैं, लेकिन मैं वो करता हूँ जो प्रोडक्ट करना भी प्रेडिक्शन के बाहर होगा। मिरांश अभी कुछ सोच रहा था कि तभी उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। उसने जैसे ही अपना फोन चेक किया, उसकी आंखें एकदम से डार्क हो गईं। रिदम ने उसे अपनी एक फोटो भेजी थी जिसमें उसने अपनी बॉडी पर सिर्फ और सिर्फ एक टॉवल रैप किया हुआ था। मिरांश का रिएक्शन देखकर गौतम उससे बोला, व्हाट हैपेंड भाई, कुछ? मिरांश बीच में बोला, नथिंग, तुम बाहर जाओ। गौतम कुछ पल रुककर बोला, ओके, बोलकर वो तुरंत वहां से बाहर निकल गया। उसके जाते ही मिरांश ने एक गहरी सांस ली और उसने सीधे रिदम को कॉल किया। कॉल पिक होते ही मिरांश बोला, व्हाट द हेल प्रिंसेस, ये कैसी फोटोज भेज रही हो तुम मुझे? तुम चाहती हो कि मैं घर जाकर कुछ करूं? रिदम मुस्कुराते हुए बोली, पति, मैं तो तुम्हें प्रोवोक कर रही थी। मिरांश गहरी सांस लेकर बोला, और मैं हो गया खुश। नेक्स्ट टाइम से मुझे ऐसी पिक्चर्स नहीं भेजोगी तुम अपनी। मैं अपनी आंखों से तुम्हें डायरेक्टली देख सकता हूँ, फोटो का सहारा लेने की जरूरत नहीं है। रिदम कुछ पल रुककर बोली, ओके पति, पर इतना गुस्सा नहीं करते। मैंने तो बस तुम्हें परेशान करने के लिए भेजा था, और आई थिंक मैं परेशान कर भी दिया। बोलते हुए उसने एक नज़र खुद को मिरर में देखा और फिर अपने कपड़े चेंज करने लगी। मिरांश कुछ पल रुककर बोला, गौतम बैठा हुआ था मेरे सामने, प्रिंसेस। रिदम मुस्कुराते हुए बोली, कोई भी बैठा हो, मुझे पता है कि अगर मैं तुम्हें कुछ भेजूंगी तो वो चीज़ कहीं और नहीं जाएगी। मिरांश कुछ पल रुककर बोला, एक्चुअली यू आर राइट, और कुछ ज्यादा विश्वास करने लगी हो तुम मुझ पर, नहीं? रिदम मुस्कुराते हुए बोली, पता नहीं कब से करने लगी, पर करने लगी। तुम्हारी हर गलती माफ करके तुम पर विश्वास ही कर रही हूं मैं, और मुझे अच्छा लग रहा है। उसकी बात सुनकर अनजाने में ही मिरांश के होठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी। रिदम कुछ सोचते हुए बोली, अच्छा सुनो ना, मैं तुम्हें बताना भूल गई। मैंने आज रात को रेस्टोरेंट में बुकिंग की है। हम दोनों डिनर के लिए जाएंगे, तो फिर तुम आ जाना और मैं भी आऊंगी। तुम्हारा इंतजार करूंगी या फिर तुमसे इंतजार करवाऊंगी? मंजूर है। मिरांश गहरी सांस लेकर बोला, तुम कुछ बोलो और मैं मना कर दूं, ऐसा नहीं होगा ना प्रिंसेस? रिदम आई रोल करते हुए बोली, रहने दो पति, अगर तुम्हारा मूड नहीं होगा तो तुम मना भी करोगे। खैर, रात को मिलते हैं, बाय, लव यू। बोलकर उसने कॉल कट कर दिया। इधर कनिका गुस्से में अपनी गाड़ी चलाई जा रही थी। इस वक्त उसकी आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था।
उसने एकदम से विक्रांत को कॉल किया और चिल्लाकर बोली, कौन है वो लड़की? मुझे उस लड़की के बारे में जानना है। मेरे मिरांश की बीवी का नाम बताओ मुझे अभी के अभी। दूसरी तरफ से विक्रांत बोला, रिदम सिसोदिया, रॉयल प्रिंसेस, रॉयल खानदान की लड़की है, शिवम सिसोदिया की बहन, मेरे दामाद की बहन। ये सुनते ही कनिका ने एकदम से ब्रेक लगाया और हैरानी से बोली, व्हाट? रिदम, वो लड़की तुम्हारी बेटी के पति की बहन है और तुम मुझे ये चीज़ ऐसी बता रहे हो कि अगर मैं उसके साथ कुछ भी करूं तो तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा। मिस्टर विक्रांत रघुवंशी, कैसे इंसान हो तुम? विक्रांत कुछ पल रुककर बोला, मैं जैसा भी इंसान हूँ, बस इतना समझ लो कि वो लड़की मुझे नहीं अच्छी लगती, तो मैं उसके साथ जो करना है करो। बाकी तुम्हारी प्रॉब्लम तुम्हारी लाइफ है। मैं तुम्हें हेल्प करूंगा पर पूरी तरीके से इन्वॉल्व नहीं होने वाला। कनिका अपनी गाड़ी फिर से स्टार्ट करते हुए बोली, नो प्रॉब्लम, मैं सब कुछ खुद हैंडल कर लूंगी। मुझे जो जानना था पता चल गया, थैंक्स बोलकर उसने कॉल कट कर दिया। इधर विक्रांत अपने फोन की तरफ देखा था कि तभी उसके पीछे से आवाज आई, किस बात कर रहे थे आप? ये सुनते ही विक्रांत ने मुड़कर साहित्य को देखा, जिसके हाथ में एक फाइल थी और वो अजीब नजरों से विक्रांत को देख रहा था। विक्रांत हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, काम की बात कर रहा था और काम के इंसान से कर रहा था। कोई तकलीफ? साहित्य उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, आपको क्या लगता है चाचू? इतने सालों से मैं बिजनेस की दुनिया में हूँ, इतना कुछ देखा है मैंने, तो फिर मुझे कुछ समझ में नहीं आता, या फिर आपको ये लगता कि मैं छोटा बच्चा हूँ? विक्रांत मुस्कुराते हुए बोला, तुम ना तो छोटे बच्चे हो और ना ही बहुत बड़े इंसान, और मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि तुम क्या हो, है ना साहित्य? बोलते हुए विक्रांत साहित्य की आंखों में देख रहा था। वही उसकी बात का मतलब साहित्य अच्छे से समझ रहा था। शायद कुछ राज थे जो कि विक्रांत और साहित्य के बीच में थे। साहित्य धीरे से बोला, गेट लॉस्ट। विक्रांत मुस्कुरा कर बोला, बिल्कुल जा रहा हूँ, तो अगली बार मुझसे सवाल मत करना। अगर सवाल करोगे तो जवाब ऐसे मिलेंगे कि तुम्हारे दिमाग में जो पुरानी यादें हैं ना, वो ताज़ा होकर किसी दिन तुम्हारी जुबान पर आ जाएंगे। बोलकर उसने एक बार साहित्य के कंधे पर हाथ रखा और बाहर चला गया। साहित्य फाइल टेबल पर रखकर बोला, रिलैक्स साहित्य रघुवंशी, जस्ट रिलैक्स, कुछ भी नहीं बाहर आएगा, कभी कुछ नहीं बाहर आएगा। बोलकर वो वही चेयर पर बैठ गया और उसने अपने सर पर हाथ रख लिया। साहित्य धीरे से बोल रहा था, रह रहकर वो सारी चीजें क्यों याद आती हैं? मैंने रिदम से शादी करके उसे दूर ले जाऊंगा, कभी कुछ भी नहीं पता चलेगा किसी को, सब कुछ परफेक्ट रहता, लेकिन नहीं, सब खराब हो गया। खैर, जो हुआ उसे कोई चेंज नहीं कर सकता। एक तो ये मिरांश, ये लड़का भी कभी नहीं सुधरेगा। बोलते हुए उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। रात का वक्त, रिदम इस वक्त ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी थी। उससे अब तक 5 बार मिरांश का मैसेज आ चुका था जो कि ये बता रहा था कि वो पहले से ही रेस्टोरेंट पहुंच चुका था, लेकिन यहाँ रिदम को देर हो चुकी थी। वो खुद से बोली, गॉड, रिदम, अपने पति को बुलाकर तू खुद ही लेट हो गई। कैसी पागल हूँ मैं? बोलकर उसने अपने सर पर हाथ रख लिया। एक आखिरी बार उसने खुद को मिरर में देखा। उसने प्लम कलर का मैक्सी गाउन पहना हुआ था जिसमें वो बहुत प्यारी लग रही थी। रिदम ने जल्दी से अपना फोन उठाया और वो तुरंत वहां से निकल गई। थोड़ी देर बाद वो गाड़ी में थी। उसने मिरांश को एक मैसेज किया और फिर उसने गाड़ी स्टार्ट कर दी। वो खुद ही ड्राइव करके जा रही थी। इधर मिरांश, जो रेस्टोरेंट के बाहर अपनी गाड़ी के पास खड़ा था, ने अपने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था। उसने रिदम का मैसेज देखा जिसमें लिखा था कि पति, अपनी प्रिंसेस का थोड़ा सा तो इंतजार कर लो। ये देखते ही वो धीरे से बोला, सीरियसली प्रिंसेस, पिछले 20 मिनट से तुमने मुझे यहाँ पर खड़ा रखा है और तुम बोल रही हो कि थोड़ा सा कोई बात नहीं। तुम यहाँ पर आओ, इन सारी चीज़ों का हिसाब तुम्हें देना पड़ेगा। बोलकर उसने अपना फ़ोन पॉकेट में रखा और फिर इधर उधर देखने लगा। वो रात का टाइम था और सड़क काफ़ी व्यस्त थी, गाड़ियाँ आती जा रही थी। थोड़ी देर बाद रिदम ने गाड़ी रोकी। इस वक्त वो रोड की दूसरी तरफ थी और उसे रोड क्रॉस करके जाना था। रिदम जल्दी से गाड़ी से उतरी। उसकी नज़र सामने मिरांश की तरफ चली गई। मिरांश ने मास्क लगाया था लेकिन रिदम उसे पहचान सकती थी। वो मुस्कुराते हुए बोली, फाइनली मैं पहुंच गई। बोलकर वो जल्दी से मिरांश की तरफ बढ़ने लगी। रिदम की नज़र मिरांश की तरफ थी और वो चारों तरफ देख भी नहीं रही थी। वहीं मिरांश की नज़र अचानक से रिदम की तरफ चली गई। उसने कुछ पल उसे देखा और फिर उसकी नज़र एक तरफ गई।
सामने से एक ट्रक आ रही थी। मिरांश की नज़र सीरियल ट्रक पर गई। वो ट्रक अब तक रिदम के बहुत पास आ चुकी थी। रिदम अचानक बीच रोड पर रुक गई क्योंकि उसकी सैंडल का सटीप खुल चुका था। वो खुद से बोली, व्हाट द हेल, ये क्या? तभी मिरांश चिल्लाकर बोला, नो प्रिंसेस। बोलकर वो जैसे ही एकदम से आगे बढ़ा तभी ट्रक ने सीधे रिदम को टक्कर मार दी। वो ट्रक सीधे आगे निकल चुकी थी। उसने पूरी तरीके से रिदम के ऊपर टक्कर नहीं मारी थी, लेकिन साइड से रिदम को लग चुकी थी, जिस वजह से वो वही एक तरफ सड़क पर गिर गई और उसके सर से खून बहने लगा। ये सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि वहां पर जो भी आसपास लोग थे उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। मिरांश के कदम रुक चुके थे। उसकी नज़रें रिदम की तरफ ही थी। वो बस चुपचाप रिदम को देख रहा था। वही चारों तरफ भीड़ लगने शुरू हो चुकी थी। तभी एक आदमी चिल्लाकर बोला, ये कैसे ट्रक वाला मारकर चला गया? ये सुनते ही मिरांश एकदम से होश में आया। वो धीरे से बोला, नहीं प्रिंसेस नहीं। बोलकर वो सीधे रिदम के पास गया और उसके पास बैठकर बोला, हेलो प्रिंसेस, ओपन योर आइज। बोलकर उसने अपना मास्क उतार दिया। उसे देखते ही वहां पर अलग से भीड़ लगने लगी थी और सभी ने अपना फोन ऑन कर दिया। कई लोग उसकी वीडियो रिकॉर्ड करने लगे थे। मिरांश चिल्लाकर बोला, प्रिंसेस ओपन योर आइज। बोलते हुए उसकी नज़र रिदम के चेहरे पर थी। उसके सर से खून बहे जा रहा था। खून उसके सर से होते हुए उसके गाल से होकर नीचे जा रहा था। मिरांश ने एक बार अपने हाथ की तरफ देखा जिस पर खून ही खून लगा हुआ था। वो अब खुद का कंट्रोल खोते जा रहा था। वो एकदम से चिल्लाकर बोला, स्टॉप इट, आई सेड स्टॉप इट। वो इतनी जोर से चिल्लाया था कि ना चाहते हुए भी सभी लोग पीछे हट गए। मिरांश ने रिदम को अपनी गोद में उठाया और उसे लेकर के तुरंत अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। उसने रिदम को बैक सीट पर लेटाया और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठा और उसने गाड़ी स्टार्ट कर दी। मिरांश सामने देखते हुए बोला, नो प्रिंसेस, कुछ भी नहीं होगा तुम्हें। बोलकर उसने एक बार बोलकर रिदम की तरफ देखा। तभी उसके नज़र रिदम के हाथ पर गई जो एकदम से नीचे गिर चुका था। ये देखते ही उसने स्टीयरिंग व्हील पर अपनी पकड़ मजबूत कर दिया। फिर सामने देखते हुए वापस ड्राइविंग करने लगा। 15 मिनट के अंदर ही उसने अस्पताल के बाहर गाड़ी रोकी और फिर वो रिदम को लेकर अस्पताल के अंदर गया। अंदर पहुंचते चिल्लाकर बोला, डॉक्टर, वेयर द हेल इज डॉक्टर? तभी नर्स वहां पर आकर बोली, मिरांश रघुवंशी आप। मिरांश बीच में चिल्लाकर बोला, माय वाइफ नीड्स ट्रीटमेंट राइट नाउ। ये सुनते ही नर्स ने एक दूसरे नर्स को इशारा किया। कुछ पल में वहां पर एक स्ट्रेचर आ चुका था और मिरांश ने रिदम चेहरे की तरफ देखकर बोला, कुछ नहीं होगा प्रिंसेस, प्लीज कुछ नहीं होगा तुम्हें। थोड़ी देर बाद मिरांश कॉरिडोर में खड़ा था और वो सामने ऑपरेशन थिएटर की तरफ देख रहा था। ओटी की लाइट्स ऑन थी और अंदर रिदम थी। मिरांश अपने कदम पीछे ले रहा था। तभी उसकी नज़र एक मिरर की तरफ गई। उसके पूरी शर्ट पर खून लगा हुआ था, उसके जैकेट पर भी खून लगा हुआ था, उसके बाल बिखरे हुए तो उसके हाथ पर भी खून लगा था। मिरांश बिना कुछ बोले चुपचाप खुद को देख रहा था। तभी नर्स वहां पर आकर बोली, मिस्टर रघुवंशी, आपकी वाइफ का ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हो चुका है। ये रात का टाइम है, हो सकता है कि ब्लड अवेलेबल ना रहे, लेकिन फिर भी मैं जाकर पता करती हूँ। अगर नहीं अवेलेबल रहा तो हमें दूसरे हॉस्पिटल से अवेलेबल करवाना पड़ेगा। बोलकर वो नर्स तुरंत वहां से चली गई। मिरांश इधर उधर घूमते हुए बार बार औरती की तरफ देख रहा था कि तभी नर्स वहां पर आकर बोली, आई एम सॉरी मिस्टर रघुवंशी। हॉस्पिटल के आसपास थोड़ी दूरी पर एक और हॉस्पिटल है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा क्लिनिक। और नर्स अभी बोल रही थी कि तभी मिरांश उसके बात को इग्नोर करके वो तुरंत वहां से निकल गया। नर्स वापस से औरती में चली गई। इधर मिरांश हॉस्पिटल से बाहर निकाल कर अपनी गाड़ी में बैठा और उसने तुरंत गौतम को कॉल किया। कॉल पिक होते ही वो बोला, गौतम जल्द से जल्द नेगेटिव ब्लड का अरेंजमेंट करो, आई नीड इट। गौतम कंफ्यूजन से बोला, पर भाई हुआ क्या? मिरांश बीच में बोला, एक्सीडेंट, प्रिंसेस का एक्सीडेंट, आई नीड ए नेगेटिव ब्लड राइट नाउ, डू समथिंग। बोलते हुए वो गाड़ी चला रहा था कि तभी अचानक उसके सामने से एक बाइक आई। मिरांश ने एकदम से गाड़ी रोकी। तभी वो बाइक वाला चिल्लाकर बोला, दिखता नहीं है क्या? बोलकर वो बाइक वाला उसके साइड से होकर निकल गया। गौतम टेंशन भरी आवाज में बोला, भाई प्लीज, आप ड्राइविंग कर रहे तो आराम से करो, कौन सा हॉस्पिटल में हो आप? प्लीज मुझे अपना जल्दी से एड्रेस भेजो और मैं नेगेटिव ब्लड कुछ ना कुछ करके लेकर आता हूँ, ओके? बोलकर उसने कॉल कट कर दिया। उसकी आंखों के सामने रिदम का चेहरा आ गया। वो मुस्कुराते हुए उसकी तरफ आ रही थी और एक ही पल में सब कुछ बदल चुका था। मिरांश ने फिर से अपनी आंखें खोली और उसने वापस गाड़ी स्टार्ट कर दी। आधे घंटे की डिस्टेंस को उसने 15 मिनट में पूरा कर दिया था। मिरांश ने तुरंत हॉस्पिटल के अंदर गया और उसने ए नेगेटिव ब्लड के लिए बात की। वहां पर सिर्फ और सिर्फ एक ही बोतल ए नेगेटिव का बचा था।
मिरांश को आइडिया था कि जितना रिदम का ब्लड लॉस हुआ था एक बोतल में उसका कुछ नहीं होने वाला था, फिर भी वो बोतल लेकर वो तुरंत वहां से निकल गया। थोड़ी देर बाद मिरांश वापस हॉस्पिटल आया और सीधा नर्स के पास जाकर बोला, 1 बोतल, 1 बोतल मिली है मुझे। और नर्स बीच में बोली, मिस्टर रघुवंशी, मिस्टर गौतम जैन ने ऑलरेडी 2 बोतल का अरेंजमेंट कर दिया, जस्ट रिलैक्स। बोलकर उसने मिरांश के हाथ से वो ब्लड का बोतल लिया और वहां से चली गई और कुछ सोच रहा था। तभी उसके पीछे से आवाज आई, भाई। ये सुनते ही उसने मुड़कर अपनी लाल आंखों से गौतम को देखा। मिरांश की हालत देख गौतम की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और वो धीरे से बोला, भाई ये क्या हालत बनाकर रखी है आपने अपनी आप। बोलकर वो जैसे ही मिरांश की तरफ बढ़ा तभी मिरांश ने उसे हाथ दिखाकर रोक दिया और उसे देखकर बोला, डोंट टच मी। बोलकर वो वहीं जाकर बेंच पर बैठ गया। गौतम चुपचाप खड़ा मिरांश को देख रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो मिरांश को शांत कैसे करे, क्योंकि उसे पता था कि जब तक मिरांश रिदम को नहीं देख लेता वो शांत नहीं होगा। वही औरती का दरवाजा खुला और नस बाहर आकर बोली, मिस्टर रघुवंशी। उसकी बात सुन मिरांश ने उसे देखा पर उसने उठने की कोई कोशिश नहीं की। वो चुपचाप बिना किसी भाव के नस को देख रहा था। नस गहरी सांस लेकर बोली, पेशेंट की कंडीशन सीरियस है। आई थिंक जिस हिसाब से उन्हें टक्कर लगी है वो उनके लेफ्ट साइड पर बहुत बुरा असर कर सकती है और काफ़ी ज़्यादा ब्लड लॉस हो चुका है। पहले ब्लड दिया जा रहा है, उसके बाद आगे का प्रोसीजर होगा, बट उससे पहले आपको पेपर्स पर साइन करने होंगे। गौतम धीरे से बोला, भाई प्लीज़ एक बार मेरी बात सुनो। मिरांश उसे देखकर बोला, कहीं से भी ब्लड की कमी नहीं रहनी चाहिए। ओके, जहां से तुमने ए नेगेटिव ब्लड का अरेंजमेंट किया जस्ट उन्हें बोलो कि और ब्लड का अरेंजमेंट रखे। ओके। तभी नर्स फिर से आए और इस बार उसके हाथ में एक फाइल थी। मिरांश ने एक नज़र उसे फाइल को देखा और फिर उसने बिना कुछ बोले साइन कर दिए। नर्स मिरांश को देखकर बोली, मिस्टर रघुवंशी, आई थिंक आपको चेंज कर लेना चाहिए। अगर आप ऐसे घूमेंगे तो हॉस्पिटल में कोई भी आपको दिखेगा तो प्रॉब्लम हो सकती है। बोलकर वहां से चली गई। उसे नर्स की बात का मिरांश के ऊपर कोई असर नहीं है। वो चुपचाप बैठा हुआ सामने देख रहा था। ऐसा लग रहा था कि ना तो उसे कुछ सुनाई दे रहा था ना ही कुछ दिखाई दे रहा था, बस ऐसे ही बैठा हुआ था। वहीं गौतम टेंशन में इधर उधर घूम रहा था। 1 घंटे बीत चुके थे पर अभी तक ऑपरेशन थिएटर का गेट खुला नहीं था, ना ही लाइट ऑफ हुई थी। गौतम मिरांश को देखकर मन में बोला, प्लीज गॉड प्लीज कुछ ऐसा मत करना कि सब कुछ बिखर जाए। हर इंसान के जिंदगी में एक इंसान होते जिनके सहारे वो अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं। भाभी ही वो इंसान है जिसके सहारे भाई अपनी जिंदगी जी रहे हैं, जिसकी वजह से वो जी रहे हैं। अगर उन्हें कुछ हुआ तो। गौतम ये सारी चीज सोच रहा था कि तभी औरती की लाइट ऑफ हो गई और डॉक्टर बाहर आए। गौतम डॉक्टर को देखकर बोला, व्हाट हैपन डॉक्टर, भाभी ठीक तो है ना? डॉक्टर गहरी सांस लेकर बोले, अभी कुछ नहीं कह सकते। लेफ्ट पैर में फ्रैक्चर है, शोल्डर डिसलोकेट हुआ था, उसे सही कर दिया। मोस्टली लेफ्ट साइड में ही चोट आई, स्पेशली सर की चोट, स्टिचेस लगी है और काफ़ी ज़्यादा ब्लड लॉस हो चुका है। ब्लड लॉस की वजह से बॉडी बहुत ज़्यादा वीक है। मेडिकेशन पर रिप्लाई करने में प्रॉब्लम हो रही है। वी जस्ट होप कि कल तक थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए, वरना ब्लड की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। और एक बार कल टेस्ट करना होगा कि इन सारी चीज़ों में कहीं क्लॉटिंग तो नहीं हो रही है। ब्लड क्लॉटिंग डेंजरस हो सकती है। आज रात तक तो सब कुछ वैसे ही रहेगा। बोलकर डॉक्टर वहां से चले गए। मिरांश ने अपनी आंखें बंद करके एक गहरी सांस ली और फिर कुछ सोचते हुए उसने अपनी आंखें खोली। गौतम मिरांश को देखकर बोला, भाई सुबह तक ठीक हो जाएगा। जैसे ही भाभी की बॉडी थोड़ा नॉर्मल होगी वो दवाइयाँ के साथ मेडिकेशन के साथ कोऑपरेट करेगी। प्लीज़ आप संभालो खुद को प्लीज़। मिरांश कुछ पल रुक कर बोला, आई वॉन्ट टू सी हर। बोलकर वो खड़ा हुआ और फिर सीधे दूसरी तरफ चला गया। वही रिदम को आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया था। आज रात उसे ऑब्जर्वेशन में रखा जाना था। कल सुबह तक पता चलना था कि उसकी कंडीशन क्या थी। मिरांश सीधे आईसीयू के पास पहुंचा और उसकी नज़र सीधे अंदर रिदम की तरफ चली गई। उसके पूरे सर पर पट्टी बंधी हुई थी, फेस पर ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था। वही शोल्डर से लेकर हाथ को अच्छे से बैंडेज किया हुआ था। उसका एक शोल्डर डिसलोकेट था और दूसरे हाथ में शायद कुछ पत्थर चुभे थे, जिनकी वजह से उसे हाथ पर भी पट्टी बंधी हुई थी। मिरांश की आंखों के सामने एकदम से रिदम का मुस्कुराता हुआ चेहरा आ गया और उसके कानों में एक आवाज गूंज गई, आई लव यू पति, अगर मुझे तुम्हारे लिए तुम्हारा दर्द भी तुमसे लेना पड़े ना तो मैं ले लूंगी। मिरांश गहरी सांस लेकर बोला, दर्द, बहुत दर्द हो रहा है ना तुम्हें प्रिंसेस? डोंट वरी, तुम्हारा पति तुम्हारे हर दर्द का हिसाब लेगा। वादा करता हूँ प्रिंसेस, जितना दर्द तुम आज झेल रही हो, जितना दर्द तुम होश में आने के बाद झेलोगी, उससे कहीं ज्यादा दर्द उस इंसान को होगा।
जिसके दिमाग में ये ख्याल आया कि तुम्हें नुकसान पहुंचा दे उससे कहीं ज्यादा दर्द उस इंसान को होगा जिसने तुम्हें मारने की कोशिश की। बोलते हुए मिरांश ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसे एकदम से याद आया कि जब रिदम उसकी तरफ आ रही थी तो वो रोड की बिल्कुल बीच में भी नहीं थी, वो इतने कॉर्नर पर थी कि कोई गाड़ी आकर उसे हिट ना करे, लेकिन वो ट्रक जो उसकी तरफ आ रही थी उसने जानबूझकर अपनी डायरेक्शन रिदम की तरफ की थी और ये चीज़ मिरांश ने नोटिस की थी और तभी वो उसकी तरफ भागा था। थोड़ी देर बाद मिरांश ने अपनी आंखें खोली और एक नज़र रिदम को देखकर वो तुरंत वहां से चला गया। मिरांश हॉस्पिटल के बाहर जा रहा था कि अचानक उसके कदम रुक और उसकी नज़र सामने भगवान की मूर्ति की तरफ चली गई। उसने कुछ पल उसे मूर्ति की तरफ देखा और फिर मन में बोला, आपसे कभी कुछ नहीं मांगा। जब दुनिया ने धक्के खाने के लिए अकेला छोड़ा तब भी नहीं मांगा, जब सब ने गलत साबित किया तब भी नहीं मांगा, जब मेरा दिमाग मेरा साथ छोड़ने लगा था तब भी नहीं मांगा, लेकिन आज मांग रहा हूँ मेरी प्रिंसेस को ठीक कर देना, और अगर नहीं किया तो कुछ मांगूंगा नहीं, सिर्फ और सिर्फ लोगों की जिंदगी छीन लूंगा। गौतम ने आईसीयू से बाहर ही रिदम को देख लिया था। वो खुद से बोला, आई जस्ट होप कि आप जल्दी से ठीक हो जाओ भाभी, प्लीज जल्दी ठीक हो जाना। बोलते हुए उसके चेहरे पर रिदम के लिए फिक्र भी नजर आ रही थी और मिरांश के लिए भी फिक्र थी, उसे उन दोनों की टेंशन हो रही थी। अगला दिन मिरांश इस वक्त आईसीयू के बाहर इधर उधर घूम रहा था। उसने अपने कपड़े चेंज कर लिए थे और इस वक्त उसका चेहरा भी काफी हद तक नॉर्मल था, वरना कल जो उसकी हालत थी उसे देखकर कोई भी नहीं सोच सकता था कि वो सिंगर मिरांश रघुवंशी था। इधर डॉक्टर अंदर रिदम का चेकअप कर रहे थे। करीब आधे घंटे बाद डॉक्टर बाहर आकर बोले, मिस्टर रघुवंशी आपकी वाइफ खतरे से बाहर है। मिरांश राहत के साथ लेकर बोला, ओके डॉक्टर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना, मतलब उसे होश कब तक आएगा? डॉक्टर हल्का सा मुस्कुरा कर बोले, एनेस्थीसिया है, करीब 1 घंटे में असर खत्म होगा और उन्हें होश भी आ जाएगा, और होश में आते ही दर्द भी होगा, हैंडल करना पड़ेगा आपको। डॉक्टर की बात का मिरांश ने कोई जवाब नहीं दिया। डॉक्टर ने कुछ पल मिरांश को देखा और फिर वहां से चले गए। मिरांश गौतम को देखकर बोला, निधि को बोल देना कि ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, और एक बात गौतम, अभी ये बात कहीं भी बाहर नहीं जानी चाहिए। गौतम उसे देखकर बोला, डोंट वरी भाई, मैंने हॉस्पिटल के स्टाफ से बात कर लिया, ये चीज कहीं भी बाहर नहीं जाएंगे। उसकी बात सुन मिरांश ने बस फिर हिला दिया। करीब 1 घंटे बाद रिदम ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। कुछ पल सीलिंग की तरफ देखने के बाद उसने अपनी नज़र चारों तरफ घुमाई। उसे ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसके शरीर को बहुत जोरों से मारा था। उसे अपनी पूरी बॉडी में तेज दर्द का एहसास हो रहा था। रिदम धीरे से बोली, पति। इतना बोलती उसकी आंख से एक कतरा आंसू बह गया। क्या होगा आगे, कौन है इस एक्सीडेंट के पीछे, जानने के लिए पढ़ते रहिए।